गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग का टॉपिक था अवलोकन। इसको इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो पहले क्या होता है अवलोकन, इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि अवलोकन होता क्या है, किसको अवलोकन कहा जा सकता है। तो अवलोकन का तात्पर्य होता है जो कि आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके किसी भी घटना का अवलोकन, उस यानी कि उसको जब देखते हैं उस घटना को और उस घटना से संबंधित तथ्यों को संग्रहण करते हैं, तो जो देखने वाली स्थिति होती है उसको हम अवलोकन कहते हैं। यानी कि घटनाओं को स्वयं देखकर आप उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम अवलोकन कहते हैं। तो अवलोकन के प्रकार क्या होते हैं? अवलोकन के प्रकार 3 होते हैं। लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए आप लोग। अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा है आपका नियंत्रित अवलोकन और थर्ड है आपका सामूहिक अवलोकन। तो अनियंत्रित अवलोकन के बारे में लोग पढ़ते हैं। अनियंत्रित अवलोकन जो होता है उस किसको कहेंगे? अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन जिसमें अवलोकन की कोई विशेष संरचना नहीं होती है, यानी कि वो पूर्व निर्धारित नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर अवलोकनकर्ता स्वयं जाकर यानी कि परिस्थितियाँ जो होती हैं, घटनाओं से संबंधित जो परिस्थितियाँ होती हैं उस पर अध्ययनकर्ता का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि वो केवल अवलोकन करता है और उसी के आधार पर जो घटनाएं हैं उससे संबंधित स्टडी करता है। अनियंत्रित अवलोकन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें है पहला सहभागी अवलोकन, दूसरा है असहभागी अवलोकन और तीसरा है थर्ड है आपका अर्ध सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन यानी कि जो अनुसंधान करता है वो जो सामाजिक घटनाएं हैं वहाँ जब भी जाकर पार्टिसिपेट करता है, यानी कि सहभागिता करता है और जो भी वो समूह है वहाँ की जो चीज़ें हैं, डेली रूटीन, वहाँ का जो डेली रूटीन को फॉलो करता है, पर वो अंदर ही अंदर उस समूह का, उसकी संस्कृति और मूल्यों का क्या कर रहा होता है? अवलोकन कर रहा होता है। किसके लिए? अपनी स्टडी के लिए, जो कि उसको जो भी उसने समस्या ली है, सामाजिक समस्या, उससे संबंधित वो स्टडी कर रहा होता है वहाँ पर और उसका वो अध्ययन होता है। भले ही वो ऊपर से ये दिखाई दे कि वो विभिन्न क्रियाकलापों में, बहुत एक्टिविटीज़ में वहाँ के समूहों में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसके पार्टिसिपेट का एक मुख्य उद्देश्य यही होता है हमेशा कि वहाँ की जो संस्कृति है, मूल्य है, उसका वो अवलोकन कर सके, उसको देख सके, ऑब्जर्व कर सके और वहाँ की जो समस्या है, जिस समस्या से संबंधित उसने अध्ययन किया है, उसका समाधान कर सके। इसके जो सहभागी अवलोकन है, इसके गुण क्या होते हैं? इसको हम सहभागी अवलोकन इतना अच्छा क्यों माना जाता है? तो सहभागी अवलोकन पहला नंबर है कि इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन हो जाता है। प्रत्यक्ष अध्ययन मतलब कि आप स्वयं जाकर जो है ना, वहाँ पर जो समूह है वहाँ की सामाजिक घटनाओं का आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, है ना। कहीं आप जाएंगे तो आप स्वयं अपनी आँखों से, अपनी वाणी से, अपने इंद्रियों का यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रत्यक्ष अवलोकन, स्वयं देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो वो प्रत्यक्ष अवलोकन होता है। इसलिए वो यथार्थ व्यवहारों का अध्ययन आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी इंद्रियों का यूज़ कर रहे हैं, आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, तो क्या होगा? वहाँ की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं, उनके व्यवहार हैं, उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसकी वजह से जो अध्ययन होता है आपका, जो भी अध्ययन है, जो भी स्टडी है आपकी, वो बहुत गहराई तक उसका अध्ययन हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत मूल तक अपनी समस्या का जो है मूल, वहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर आपने अच्छे से अध्ययन उसका किया है। क्योंकि ये आपने स्वयं प्रत्यक्ष अध्ययन किया होता है, इसलिए विश्वसनीय होता है, क्योंकि ये देखी दिखाई बातों पे नहीं होती है। आपने स्वयं वहाँ पे जाकर उन चीज़ों को देखा होता है, समझा होता है, इसलिए वो अध्ययन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय होता है। आप उस पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, ठीक है।
सत्यापनशीलता होती है कैसे? अगर किसी जो भी घटना, किसी भी सामाजिक घटना का जो आप अध्ययन कर रहे हैं, अगर उस घटना को अगर दोहराया जाता है उन विशेष परिस्थितियों में जिसमें अनुसंधानकर्ता ने अध्ययन किया था, अगर उन परिस्थितियों में उस चीज़ों को दोहराया जाता है, तो अध्ययन हमेशा एक ही सटीक उत्तर देता है जो कि आपने निकाला हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है बिल्कुल सही अध्ययन किया गया है। सरल होता है। सरल क्यों होता है? क्योंकि आपने यहाँ कोई विशेष प्रयोजन नहीं किया होता है या विशेष इसमें कोई प्रविधि नहीं अपनाई होती, बल्कि उनके साथ स्वयं जीवन यापन करते हैं और वहाँ की जो चीज़ें हैं उसका स्वयं देखते हैं। उन चीज़ों को आप अपने अवलोकन द्वारा महसूस करते हैं और अपनी स्टडी करते हैं। सहभागी अवलोकन के गुण तो बहुत हैं ही, लेकिन इसके कुछ दोष भी होते हैं। दोष क्या होते हैं? कि इसमें पूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस समूह का अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ के जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं वहाँ के, वो आप कुछ समय तक के लिए आप वहाँ रह सकते हैं, कुछ समय तक आप उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पूर्ण सहभागिता करना पड़े तो आप उस कल्चर को नहीं अपना सकते हैं, उन वैल्यूज़ को नहीं अपना सकते हैं। तो यहाँ पे जो पूर्ण सहभागिता है वो संभव नहीं हो पाती है। इसके लिए इसकी वजह से कभी-कभी क्या होता है, जो चीज़ें हैं वहाँ की जो गहन अध्ययन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। वस्तुनिष्ठता की कमी हो जाती है। वस्तुनिष्ठता की कमी कैसे हो जाती है कि आप वहाँ के जब सक्रिय सदस्य बन जाते हैं तो हो सकता है कि आप उन समूहों में कुछ व्यक्तियों के लिए या आप जिस समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पे कुछ समूहों के प्रति आप पक्षपाती हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके विचार उन समूहों के प्रति, आपके जो निजी विचार हैं, आपकी जो निजी दृष्टिकोण है, उन चीज़ों को प्रभावित कर दें और आप में जो वस्तुनिष्ठता है, आपकी जो स्टडी मांग कर रही है कि जो आप बिल्कुल तटस्थ रहेंगे अपने अध्ययन में, वो कभी न कहीं वो स्टडी आपको प्रभावित उन विचारों से हो जाती है। वह पूर्ण होता है, बहुत ही खर्चीली होती है ये। क्यों? क्योंकि आप उस समूह में जाकर स्वयं रहते हैं, तो आपके खाने पीने का खर्च, आपके रहने का खर्च आप अपनी जेब से दे रहे हैं ना, तो क्या होगा? खर्चीली हुई होगी। तो खर्चीली होगी तो पैसा भी उसमें सबसे ज़्यादा लगेगा, इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो व्यय है बहुत ज़्यादा हो जाता है। विशिष्ट समूहों के अध्ययन में कठिनाई होती है, यानी कि सहभागी अवलोकन में यदि आप सहभागी अवलोकन, कहा जाता है कि हर स्टडी में सहभागी अवलोकन सही नहीं होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर मान लीजिए कि आप किसी अपराधी का अध्ययन कर रहे हैं, समाज में बहुत अपराध बढ़ गया है, कैसे अपराध बढ़ गया है, इन सब के लिए अध्ययन करने के लिए आप कहाँ गए? कारागार गए। वहाँ की जो भी आपने जिस चीज़ का भी अध्ययन लिया, तो आप स्वयं थोड़ी अपराधी बन जाएंगे। तो इस यहाँ पर जो भी अध्ययन होता है, जो भी स्टडी होती है, हर स्टडी में सहभागी अवलोकन पूरी तरह से सटीक नहीं बैठता है। आलेखन की समस्या आती है। आलेखन की समस्या ये आती है कि आप जब वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो तुरंत तो लिखने नहीं लगते कि लिखना शुरू कर दिया वहाँ पे पेन उठा के। आप तो पहले अवलोकन करते हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं पर आप जब एकांत में लिखने बैठे तो आपको कुछ दिमाग की चीज़ें, जो दिमाग में रहती चीज़ें कुछ मिस हो जाती हैं। आप उतना अच्छा ना लिख पाएँ जितनी अच्छी तरह से वहाँ से आपने देखा है, उतनी अच्छी तरह से आप अपने जो आपका स्टडी है उसके बारे में उतनी अच्छी तरह से नहीं लिख पाएँ। इसके अलावा समूह के व्यवहारों में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि जो भी मामले होते हैं, अगर आप उनकी सलाह लेने लगें या उनको सलाह देने लगें तो क्या होगा? समूह के व्यवहारों में परिवर्तन कहीं न कहीं देखने को मिलने लगता है। समुचित प्रतिनिधित्व की कमी होती है। पहले भी हमने बताया कि समाजशास्त्र क्या करता है, मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो हर व्यक्ति के मनुष्य जो होता है, मानव जीवन होता है, उसके व्यवहार चेंज होते रहते हैं और हर व्यक्ति का व्यवहार समान नहीं होता, उसका दृष्टिकोण समान नहीं होता, उसके विचार समान नहीं होते। अतः कुछ लोगों को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को कंप्लीट अगर आप करते हैं तो वहाँ समुचित प्रतिनिधित्व की कमी आती है, क्योंकि आप हर व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टडी उतनी प्रभावित, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है।
अगला है आपका असहभागी अवलोकन। इसमें क्या होता है कि आप समय समय पर उस समूह में उपस्थित रहकर उस समय समय पर, जैसे तीज हैं, त्यौहार हैं, आप उनकी संस्कृति में कुछ ऐसे चीज़ होती हैं, वहाँ के मेले हैं, कुछ जैसे आदिवासी जनजाति है वहाँ के अपने कुछ पूजा होती हैं, कुछ अपने संस्कार होते हैं, निभाते हैं। अगर आपको उनकी वहाँ की पड़ताल करनी है तो आप हमेशा नहीं जाते हो, समय समय पर इन चीज़ों पे जाकर आप उनकी सहभागिता करते हैं और उनको जो अध्ययन है वो सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो जो भी संस्कार अपना रहे हैं किस लिए अपना रहे हैं, कब से चले आ रहे हैं। तो इस तरह के जो अवलोकन होता है इनको असहभागी अवलोकन करते हैं, यानी कि आप वहाँ रहते ही नहीं है, प्रॉपर वहाँ आप रह नहीं रहे हैं, उनकी डेली रूटीन में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि समय समय पर जाकर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके गुण क्या होते हैं? इसके गुण क्या होते हैं कि वस्तुनिष्ठता की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ रह नहीं रहे होते हैं, तो आपके जो निजी विचार हैं किसी समूह के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता बढ़ जाती है। विश्वसनीय तथ्यों की प्राप्ति होती है यहाँ पर, क्योंकि आपने जो इंद्रिय हैं वहाँ का यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ विश्वसनीयता की संभावना बढ़ जाती है। समय की काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि अवलोकन करता स्वयं वहाँ पे जाकर अध्ययन कर रहा होता है। इसके अलावा कि बहुत उपयोगी निष्कर्ष देने में सहायक होता है, क्योंकि आपने जो साधारण तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयत्न करते हैं वहाँ उपयोगी निष्कर्ष यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। अब आता है आपका अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन है ना, अर्ध सहभागी अवलोकन जो होता है ये सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन की एक मिश्रित विधि है। दोनों को मिला के इस चीज़ अर्ध सहभागी अवलोकन को बनाया गया है। दोनों की मिश्रित विधि होती है। इसका अध्ययन समूह इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता जो होता है वो समूह से पूर्णतः अपरिचित होता है, लेकिन वह अनेक व्यक्तियों से मिलजुल कर अपना मेल जोल बढ़ाता है, उनके विचार जानने की कोशिश करता है, उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो वो जाता भी है और नहीं भी जाता है ना, तो क्या हो गया, बीच की स्थिति हो गई ना, सहभागी और असहभागी अवलोकन के भी बीच की स्थिति बनती है, जहाँ पर जो अध्ययन करता है वो जाकर अवलोकन यहाँ पर कर रहा है। इसके बाद है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन क्या होता है? नियंत्रित अवलोकन एक ऐसी प्रविधि के रूप में जाना जाता है जिसमें घटनाओं और परिस्थितियों को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया जाता है ना, अपने कंट्रोल में आप कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लेते हैं कि हमें अगर किसी समूह का, ऐसे समूह को भाग लेना है जहां हमें जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में हमें पता करना है कि वहाँ पर कितनी प्रभावी हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर देंगे कि पहले जो चली थी वो कितने प्रभावी रही, उसके बाद जो चली योजना वो कितनी प्रभावित रही, फिर थर्ड योजना जो प्रेजेंट टाइम में चल रही वो कितनी प्रभावित रही, और अगर इसका प्रभाव रहा भी है तो कहाँ तक इसको हम प्रभावी कह सकते हैं, यानी कि इसमें क्या दोष हैं, अगर उन दोष हैं तो क्या वाकई में ये लोगों तक, जिन लोगों के लिए बनाई गई है योजना उन लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर नहीं पहुंच रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो आप ये समाधान यहाँ पर आप प्रस्तुत करते हैं। तो क्या हुआ, परिस्थितियों का आप नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। बेनिफिशियल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि इनका लाभ कितने लोगों को कितने % तक मिला है, इस चीज़ का भी आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने का तात्पर्य ये भी होता है कि वो जो अवलोकन करता है, यहाँ पर तो क्या था, हम उत्तरदाताओं पे नियंत्रित कर रहे थे, अब क्या आ गया, अवलोकन करता है यानी कि स्वयं पे। कभी कभी अवलोकन करता मनमाने ढंग से अपने जो प्रविधि है उसका यूज़ करने शुरू कर देता है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने बाल अपराध, है ना, बाल अपराध के लिए आप करने गए स्टडी, एग्जाम्पल बता रहे हैं, बाल अपराध स्टडी करने गए और पता चला कि आपने वहाँ उनसे पूछा कि फैमिली का क्या बैकग्राउंड रहा है, ये है रहा, और उन्होंने बताया, फिर आपने बहुत लोगों से पूछा, तो आपका जो आप तो कर रहे थे बाल अपराध पर और आपका दृष्टिकोण क्या हो गया, उनके फैमिली बैकग्राउंड पे। तो क्या हुआ, यहाँ जो आपका यहाँ पे आपकी जो स्टडी है वो क्या हो गई,
ट्रैक से अलग हो गई। यहाँ पे आपकी जो स्टडी हो गई वो बिल्कुल ट्रैक से अलग हो गई। इसी को उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि हम कोई भी जो अवलोकन करता होना है वो अपनी स्टडी से इधर उधर ना हो, इसके लिए अवलोकन करता को कुछ प्रविधियों का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि साक्षात्कार अनुसूची है ना, प्रश्नावली, क्षेत्रीय मानचित्र, टेप रिकॉर्डर है ना। तो ये ऐसी प्रविधियां हैं जो अवलोकन करता है उसको नियंत्रित करती हैं, उसको बताती रहती हैं कि मतलब कि आपको किस चीज़ की स्टडी करनी है और आपको किस समस्या का समाधान करने के लिए अपनी जो भी सोशल प्रॉब्लम है, जो आपने इश्यूज़ लिए हैं, सोशल इश्यूज़ लिए हैं, उनका आप स्टडी किस तरह से कर रहे हैं। अब है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन यह वो अवलोकन होता है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा न होकर ये अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। अनेक व्यक्ति यानी कि बहुत से समूह को लेकर अध्ययन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हम एक ऐसी स्टडी का यूज़ कर रहे हैं, बाल अपराध हम लोग अभी ले चुके हैं, तो हम बाल अपराध को ही लेके चलते हैं। बाल अपराध का अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो बाल अपराध में बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। उसकी सामाजिक दशाएं क्या होंगी, उसके अलावा आपका उनका मनोवैज्ञानिक स्तर यानी कि मेंटल रूप से वो कहाँ तक प्रभावित हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी उस समय की। तो इन सब चीज़ों का अगर हम अलग अलग उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ हम अकेले कोई सामाजिक वैज्ञानिक ही इसका अध्ययन नहीं करेगा, उसके लिए बहुत से लोग विशेषज्ञ की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आर्थिक समस्या का या आर्थिक प्रॉब्लम का अध्ययन कर रहा है तो अर्थशास्त्री की, और अगर मेंटल प्रॉब्लम की यूज़ कर रहा है, अगर उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल टेंशन की वजह से उसने ये अपराध किया तो वहाँ पर उसका उस समय परिस्थिति क्या होगी, उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा, इन सब को जानने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो उसके मेंटल स्टेटस को देख सके कि उस समय क्या परिस्थितियाँ रही होंगी और उन